एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड हमारा ये थर्ड सेशन है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडर्न एम्पायर में कौन कौन रूलर हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, खैर ये तो फाउंडर ही थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिंदुसार, अशोका, दशरथ एंड सो ऑन। अब देखिए, प्रीवियस सेशंस में हमने क्या क्या कवर किए। फर्स्ट सेशन में हमने जाना था 600 BC के आसपास हमारा प्यारा भारत 16 महाजनपदास में डिवाइड हो जाता है। और महाजनपदास में सबसे इम्पोर्टेंट जनपद था मगध। अब महाजनपदा को आप स्टेट भी कंसीडर कर सकते हो। अब देखिए, मगध महाजनपद क्यों इम्पोर्टेंट था, सबसे पहले ये हमने डिस्कस करा। उसके बाद मगध रीजन में कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा। हर्यंका डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी। और मॉडर्न्स के बाद आएंगे सुंग डायनेस्टी, खैर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हुआ था। और सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आजकल इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे घटना चक्कर के सेशन देख रहे हो तो वहाँ पर भी मैं इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करवाता रहता हूँ। और सेकेंड सेशन में हमने अशोका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन वर्क किया गया था वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। और देखिए, मॉडर्न अम्पायर एंशियंट समय का सबसे बड़ा अम्पायर है और इसके सोर्सेज क्या हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रूलर्स के बारे में। और अगर आपने प्रीवियस 2 सेशन अभी तक नहीं देखे तो आप इस सेशन को देखिए, अच्छे से समझिए, और उसके बाद भी आप उन दोनों सेशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य रूलर बनते हैं 322 BC में। अब ये रूलर कैसे बनते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, 326 BC के आसपास या 327 BC के आसपास जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये बेसिकली एंटर करते हैं मगध रीजन में। अब चंद्रगुप्त मौर्य किसके स्टूडेंट होते हैं? चाणक्य के। अब चाणक्य क्यों नहीं चाहते थे कि यहाँ पर नंद वंश रूल करे? देखिए, 335 BC के आसपास हमारे इंडिया में अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, जो इंडिया का नॉर्थन वेस्टर्न वाला रीजन है। आज की डेट में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है, इसको आप इस तरह से समझो कि ये है हमारा प्यारा भारत। मैं यहाँ पर इंडिया का मैप इस तरह से बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आप यहाँ पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। देखिए, इधर है माउंटेन्स और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है ये माउंटेन, तो यहाँ पर अटैक करना, यहाँ से अटैक करना किसी भी एनिमी के लिए असंभव है। और इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशियन, तो जो वीक एरिया था जहाँ से अटैक होते थे वो नॉर्थन वेस्टर्न वाला रीजन ही था। और यहाँ से जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, और अलेक्जेंडर का मेन एम क्या था? पूरे के पूरे भारत को जीतना, क्योंकि उसको लगता था कि इंडिया के बाद समुंदर है, बेसिकली दुनिया यहीं तक है। और नॉर्थन वेस्टर्न रीजन को 335 BC के आसपास से वो जीतता हुआ आ रहा था। और जैसे ही वो पाकिस्तान वाले रीजन में पहुँचता है, और पाकिस्तान में उस समय एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी तक्षशिला, और तक्षशिला के हेड थे चाणक्य। और चाणक्य के 3 नाम हैं यहाँ पर, ये भी याद रखना, विष्णुगुप्त, चाणक्य एंड कौटिल्य। ये पहुँचते हैं मगध रीजन के जो रूलर होते हैं उस समय, महापद्मानंद। मैं यहाँ लिख देता हूँ महापद्मानंद। अब देखिए, महापद्मानंद के पास जैसे ही चाणक्य पहुँचते हैं और इनको बताते हैं कि नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में फॉरेन इन्वेजन हो चुका है और इसको आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि नंद वंश उस समय पूरा का पूरा नॉर्थ होल्ड करता था, हिंदू कुश माउंटेन रेंज तक, और इससे बाद भी इनका इन्फ्लुएंस था पूरा का पूरा नॉर्थ, आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो महापद्मानंद चाणक्य की हेल्प करने से मना कर देते हैं, मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उसको बचाने से मना कर देते हैं। और इसी बात को लेकर चाणक्य को लगता है कि इंडिया में कोई ऐसा रूलर नहीं होना चाहिए जो इंडिया की टेरिटरी को ही ना प्रोटेक्ट कर पाए। और चाणक्य फिर वहाँ से प्रण लेते हैं और उसके बाद अपने एक स्टूडेंट को तैयार करने में लग जाते हैं। और यहाँ पर 327 BC के आसपास चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध रीजन में एंटर करवाते हैं। और मगध रीजन में उस समय काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि 326 BC में धनानंद को रूलर बना दिया जाता है महापद्मानंद के द्वारा। महापद्मानंद के बेटे ही थे धनानंद। अब देखिए, जैसे ही धनानंद रूलर बनते हैं तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ रीजन है ये अनस्टेबल हो जाता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? धनानंद की ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी। और जनता यहाँ पर खुश नहीं थी, और बहुत सारे एनिमीज होते हैं नंद डायनेस्टी के, तो चंद्रगुप्त मौर्य उनको अपनी तरफ करने में लग जाते हैं। और बैक हैंड पर जो चाणक्य हैं वो आर्मी बिल्टअप कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए 326 BC में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अटैक कर देते हैं, और धनानंद यहाँ पर हार जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। और इसके इन बिटवीन अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ, पोरस का युद्ध हुआ,
जिसको बेसिकली हम बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं, फिर बैटल ऑफ हाइडस्पस। और उसके बाद धनानंद से इन्फ्लुएंस हो गए, मतलब डर कर जो अलेक्जेंडर है वो ब्यास रिवर से वापस हुए। 323 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है बेबीलोन ईरान में। ये हमने फर्स्ट सेशन में काफ़ी डिटेल में कवर किया है, अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। और उसके बाद आप यहाँ पर काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे रूलर बने थे। देखिए, इनको ग्रीक में कहा जाता है सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। अब जो ग्रीक जो स्कॉलर्स थे वो बेसिकली इंडिया के जो रूलर्स हैं, जो इंडिया के एरियाज़ हैं, उनके नाम अपने अकॉर्डिंगली रखते थे। जैसे झेलम का नाम हाइडस्पस रख दिया, चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस रख दिया। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य अलायंस करते हैं किसके साथ, प्रवर्तका एंड चाणक्य सपोर्ट कर रहे होते हैं बैकहैंड पर। और उसके बाद नन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उसको हरा देते हैं 323 बीसी में, लेकिन थ्रोन हासिल करते हैं 322 बीसी में। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेकंड बैटल लड़ी थी सेल्कस निकेटर के साथ। अब सेल्कस निकेटर कौन है, इसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, सेल्कस निकेटर थे अलेक्जेंडर के गवर्नर, सेनापति, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अब अलेक्जेंडर जैसे ही ब्यास रिवर से वापस होता है, जब धनानंद से बैटल यहाँ पर लड़ना मुनाफिस नहीं होता अलेक्जेंडर के लिए, क्योंकि 335 बीसी के आसपास ये मैसेडोनिया से चले होते हैं। 326 बीसी के आसपास आते आते हैं जो इनकी सेना है वो एक तरह से सिक फील करती है और उनको लगता है कि हमें अपने घर को लौट जाना चाहिए, और आगे धनानंद की विशाल सेना होती है। तो इससे डर कर जब वो वापस होते हैं तो अलेक्जेंडर जो एरियाज जीता हुआ होता है वो अपने सेनापति को दे जाता है, जितने भी मतलब यहाँ पर एरियाज उसने जीते हैं। तो सेल्कस निकेटर कौन था, अलेक्जेंडर का सेनापति था। अब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्कस निकेटर को हराता है 305 बीसी में, और ये जो बैटल थी ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस में बदल जाती है। हालांकि इस बैटल का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम इस बैटल को नाम दे देते हैं बैटल ऑफ हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ये उसी रीजन में लड़ी गई थी। और ये जो बैटल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस में बदल जाती है। मतलब सेल्कस निकेटर अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्कस निकेटर के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और सेल्कस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ डावरी गिफ्ट 4 मेजर रीजन दे देते हैं, जैसे हेरात, ये एरिया याद रखना डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कंधार, काबुल एंड बालूचिस्तान। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य 500 फाइटर एलिफेंट्स देते हैं सेल्कस निकेटर को। और सेल्कस निकेटर अपना एक राजदूत मतलब एम्बेसडर भी भेजते हैं मौर्यन एम्पायर में, मेगास्थनीसिस। और मेगास्थनीसिस के द्वारा इंडिका एक बुक लिखी जाती है। हालांकि आज की डेट में इंडिका को हम खो चुके हैं, लेकिन इसके फ्रेगमेंट्स में अवेलेबल हैं, तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जान पाए हैं कि इंडिका में क्या लिखा हुआ था मेगास्थनीसिस ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो एरिया संभालते हैं मौर्यन अम्पायर रीजन में, मतलब मगध रीजन में, ये पूरा का पूरा नॉर्थ इनके अंडर चला जाता है। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर जो पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करते हैं। लेकिन 300 बीसी के आसपास एक मेजर फेमाइन आता है नॉर्थ इंडिया में, और ये फेमाइन के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो बेसिकली जैनिज़्म को अपना लेते हैं। जैनिज़्म को अपनाने के बाद, अब जैनिज़्म किसके थ्रू अपनाते हैं, भद्राबाहु के थ्रू। और उसके बाद जैसे ही फेमाइन आता है पूरा का पूरा जो एरिया है वो अनस्टेबल हो जाता है। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 298 बीसी के आसपास सेलिब्रेशन ले लेते हैं, मतलब श्रवण बेलागोला हिल्स में जाकर ये मेडिटेट करते हैं। और एक कंसेप्ट था जैनिज़्म में कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप बेसिकली मेडिटेशन पर बैठ जाओ, और जैसे ही आप धीरे धीरे सेलिब्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपके जो बेसिकली जो एक जैनिज़्म में कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा। मतलब तो ये सेलिब्रेशन करते हैं कहाँ पर जाकर, श्रवण बेलागोला हिल्स में विद बद्रा बाहू। और इनकी डेथ हो जाती है स्लो स्टारवेशन, और ये कहाँ पर होती है याद रखना, मैसूर के बाद श्रवण बेलागोला हिल्स, या फिर चंद्रगिरी हिल भी इसको कहा जाता है। देन नेक्स्ट रूलर बनते हैं बिंदुसार। अब देखिए, बिंदुसार जो थे ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और ग्रीक में इनको नेम दिया गया है अमित्रोचेट्स, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ले रहा हूँ, या अमृतोचेटस भी कहा जाता है इनको। और बिंदुसार जो थे इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे सीरिया के राजा एंटिगस वन से। और यहाँ पर एंटिगस वन को बिंदुसार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, ड्राइड फिक्स, एक सॉफिस्ट बोले तो फिलोसफर एंड स्वीट वाइन। अब यहाँ पर जो एंटिगस वन है वो ड्राइड फिक्स एंड स्वीट वाइन तो भेज देते हैं, लेकिन एक सॉफिस्ट एक फिलोसफर को भेजने से मना कर देते हैं। और इसके पीछे का रीज़न होता है
कि ये इनके लॉ के एंगेज्ड होता है, और साथ में एक एम्बेसडर भी भेजते हैं, डायमाकस। अब यहाँ पर याद रखना, एंटिकस के द्वारा एक एम्बेसडर भेजा गया था, डायमाकस, और ऐसे ही सेल्कस निकेटर के द्वारा एक एम्बेसडर भेजा गया था जिसका नाम था मेगास्थनीसिस। ये नेम पूछे जाते हैं। उसके बाद टॉलमी फिलैंडेम्पस फर्स्ट ने, जो इजिप्ट के उस समय राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी एक एम्बेसडर भेजा था, डायनासस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब बिंदुसार जो थे, उन्होंने 16 स्टेट अप टू मैसूर तक अपने एरिया को एक्सपेंड किया और वहाँ रूल किया। तो आप यहाँ पर ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो डेक्कन प्लेटू है वो जीत लिया था। तो अप टू मैसूर तक इन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड किया था। और इनकी फैमिली में अगर हम देखें, इनकी वाइफ का नाम था शुभद्रांगी, और धर्मा इनकी अनदर वाइफ थी। एक इनके बेटे थे सुश्रम, यहाँ पर सुश्रम लिख लेना, और तीसिया ये अशोका के यंगेस्ट ब्रदर थे। अब देखिए बिंदुसार जो सुश्रम नहीं, सुसिम, और ये जो इनके सन थे, ये एल्डेस्ट सन थे। अब बिंदुसार चाहते थे कि इनके बाद सुसिम यहाँ के रूलर बने, और सिसुम वायसरॉय थे, तक्षशिला के अशोका थे उज्जैन के। अब अकॉर्डिंग टू तारनाथ, जो चाणक्य हैं वो मिनिस्टर होते हैं बिंदुसार के समय में। ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके अकॉर्डिंगली हमें पता लगता है कि जो चाणक्य हैं वो तारनाथ मिनिस्टर होते हैं बिंदुसार के समय में भी, तारनाथ। एंड बिंदुसार जो हैं, इनको वायु पुराण में मद्रासार भी कहा गया है, एंड सिन्हा सिन्हा जैन टेक्स्ट में इनको कंसिडर किया गया है। अब बिंदुसार के दिन में मैंने आपको बताया कि मॉडर्न ने कंट्रोल कर लिया था पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू एंड मैसूर रीजन। और अब ये के लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोका रूलर बने, वो चाहते थे कि उनके जो एल्डर सन है वो यहाँ पर रूलर बने, सुसिम। लेकिन अशोका नेक्स्ट रूलर बनते हैं, और ऐसा एक बुक में हमें देखने को मिला है, महावंशा। इसमें कंसिडर किया गया कि अशोका ने जब बेसिकली थ्रोन हासिल करा था, उससे पहले अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था। हालांकि ये जो क्लेम है ये हमें महावंशा के द्वारा देखने को मिला है, और ये क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, और बहुत सारी टेक्स्ट बुक में इसको डिक्लाइन किया गया है। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर, और क्योंकि अशोका के समय में जो मौर्यंस थे वो जैनित पर थे, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में मैप देखा था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली अशोका के समय का ही मैप है। ये जो रीजन है साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में, यहाँ पर चोला एंड पांड्या डायनेस्टी रूल कर रही थी। एक्सट्रीम साउथ से आप यहाँ इस एरिया तक कंसिडर कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंडिया, इवन इंडिया के जो आसपास के रीजन है जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे के सारे अशोका ने जीत लिए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अशोका के समय में जो मॉडर्न एम्पायर है वो जेनिथ पर था। फॉर द फर्स्ट टाइम द वोल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लिविंग आउट एक्सट्रीम साउथ, ये अभी के लिए हमने डिस्कस करा। वहाँ पे चोला एंड पांड्या दो डायनेस्टी रूल कर रही थी, बाकी की बाकी सारे एरिया अशोका ने जीत लिए थे। अब देखिए अशोका जो था वो ऑर्थोडॉक्स टाइप पर्सनैलिटी का पर्सन था, साम्राज्यवादी था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन 261 बीसी में जब कलिंग वार होता है, और कलिंग वार जीतने के बाद अशोका का जो बेसिकली कंसेप्ट होता है, लाइफस्टाइल होता है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और अशोका यहाँ पर फिजिकल एक्यूपेशन को छोड़कर कल्चर एक्यूपेशन को बेसिकली चुनता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए कलिंग वार में अशोका जीत तो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा देते हैं दोनों साइड से। और कलिंग वार किसके इंगेज में होता है? नंदराज। और कलिंग आज की डेट में कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? जस्ट ए सेकेंड। जो हमारा उड़ीसा और नॉर्थन आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, इसको आप कलिंग कंसिडर कर लो। तो यहाँ के रूलर का नाम था नंदराज, वैसे कलिंग के राजा ही कहा जाता है इनको। और ये बैटल जब नंदराज से जीत जाते हैं, तो उसके बाद अशोका देखते हैं कि भी चारों ओर सभी की सभी एरियाज़ में, मतलब जो भी वहाँ पे उस समय बैटल फील्ड था, तो वहाँ लाशों के ढेर पड़े हैं। और एक रिवर फ्लो करती थी कलिंग में उस समय, दया रिवर, यहाँ पर पानी की जगह खून बह रहा था। तो अशोका का यहाँ पर हृदय परिवर्तन हो जाता है, और देन यहाँ पर फिजिकल एक्यूपेशन को छोड़कर वो कल्चर एक्यूपेशन को चुनते हैं। इसको भीर घोष कहा जाता है। भीर घोष बेसिकली किसको कहा जाता है? फिजिकल एक्यूपेशन को। और धमा घोष किसको कहा जाता है? कल्चर एक्यूपेशन को। और कलिंग वार के बाद जो अशोका हैं वो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं उपागुप्त के कहने पे। अब अशोका का मेन एम क्या होता है 261 बीसी के बाद? कि मुझे बुद्धिज़्म को सेपरेट करना है, और इसके बाद इंस्क्रिप्शन वर्क बेसिकली किया जाता है। और देन ये धमा मंत्रास की नियुक्ति करते हैं। धमा मंत्रास क्या होता है? इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो इनके नॉवल्स थे और जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनको बेसिकली अपॉइंट करा जाता है और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में भेजा जाता है, और वहाँ पर बुद्धिज़्म को वो स्प्रेड करें, बुद्धिज़्म की फिलोसफी बताएं। और ऐसे ही धमा मंत्रास में नियुक्ति करी जाती है अपने बेटे की एंड अपनी बेटी की, जो बेसिकली अशोका के बेटे थे महेंद्रा, एंड डॉटर थी संघमित्रा। इनको भेजा जाता है श्रीलंका। श्रीलंका को उस समय सिलोन कहा जाता था।
और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिंद्रा एंड संघमित्रा ये ओरिजिनल पीपल ट्री जहाँ पर बेसिकली बौद्ध गौतम बुद्धा ने बुद्धिज़्म को बेसिकली सेपरेट किया था या फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, तो वहाँ पर उस पीपल ट्री से ये सैपलिंग लेकर जाते हैं सिलोन में। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देन देखिए धम्मा मंत्रास की नियुक्ति करते हैं और उन मिशनरीज़ को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में भेजते हैं, जैसे चोला एंड पांड्यास में भेजा अपने मिशनरीज़ को। और उसके बाद ग्रीक किंग्स जो अगर करते थे उस समय नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में एंटिकस सेकंड सीरिया के राजा एंड फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ले रहा हूँ, इजिप्ट के रूलर थे ये। एंटीगोनस मैसिडोनिया के रूलर थे। मैग्नस सीरिया के रूलर थे। अलेक्जेंडर एप्रस ये एप्रस के रूलर थे। तो इन एरियाज़ में भेजा जाता है धम्मा मंत्रास की नियुक्ति कर कर। और धम्मा यात्रा करी जाती है अशोका के द्वारा जब 11th ईयर चल रहा होता है इनकी रेन का। जो जितने भी बुद्धिस्ट साइट हैं उनको विजिट करते हैं। हालांकि यहाँ पर 251 BC का जो टाइम है इसको अप्रोप्रिएट माना गया है। तो आप याद रखना कि अशोका 251 BC के आसपास सभी की सभी साइट विजिट करते हैं। और इसके ठीक एक साल के बाद 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है अशोका के समय में। और बहुत सारे स्तूप बनाए जाते हैं। जो मेरा प्रीवियस सेशन है उसको जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और नेक्स्ट रूलर बनते हैं दशरथ। अब देखिए दशरथ ग्रैंड सन थे अशोका के। और अशोका के बाद 232 BC में जो मौर्यन डायनेस्टी है डिवाइड हो जाती है वेस्टर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में। जो यहाँ पर वेस्टर्न रीजन है ये बेसिकली कौन चलाते हैं? कुनाला। कुनाला कौन थे? ये अशोका के सन थे। और ईस्टर्न रीजन को हैंडल करते हैं दशरथ। जो कुनाला वाला रीजन है ये तो बहुत जल्दी इनके हाथ से चला जाता है और ईस्टर्न रीजन बना रहता है 185 BC तक। अब देखिए दशरथ जो थे इनकी भी हमें एविडेंस मिले हैं, मतलब इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें जो बिहार में केव्स हैं। एंड वेस्टर्न मौर्यन एम्पायर रूल करते हैं कुनाला। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं संप्रति। अब संप्रति को लेकर डिस्प्यूट है। कई मानते हैं कि ये दशरथ के सन थे, कई मानते हैं कुनाला के सन थे। अकॉर्डिंग टू पुराण ये किसके सन थे? दशरथ के। लेकिन जैन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर हम समझे, जो जैन आचार्य हुआ करते थे और इन्होंने तीर्था काल्पा लिखी थी उसमें कहा गया है कि ये कुनाला के सन थे। एंड इन्होंने जैनिज्म अपनाया था सुहास्तीन के कहने पर। ठीक है, सुहास्तीन के थ्रू इन्होंने जैनिज्म अपनाया था, ये पॉइंट पूछा जाता है। और इनके समय में 2 कैपिटल्स हुआ करती थी, पाटलिपुत्र एंड उज्जैन। उसके बाद नेक्स्ट रूलर थे शालिशुका। ये काफ़ी क्रूल थे, ऑर्थोडॉक्स टाइप पर्सनैलिटी के थे और इनको अनराइटनेस रूलर कहा जाता है। उसके बाद देव वर्मा, इनके बारे में हमें ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी। और उसके बाद शतधन्वन, यहाँ पर भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी। और लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। अब बृहद्रथ बहुत ही वीक रूलर थे। जो इनके समय में नोबल हुआ करते थे पुष्यमित्रा शुंगा, और ये ब्राह्मण थे। और पुष्यमित्रा शुंगा को एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि जो बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स हुए इनके द्वारा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को इंडिया में पूरा का पूरा प्रोपगेट किया जा रहा है। इससे जो हमारा वैदिक रिलीजन है, मतलब सनातन रिलीजन है, वो कहीं ना कहीं आघात हो रहा है। मतलब उसको अगर हम देखें तो वो बैक स्टेप पे जा रहा है। तो पुष्यमित्रा शुंगा बृहद्रथ को मार देते हैं 185 BC में। देन यहाँ पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और पुष्यमित्रा शुंगा के समय में फिर से ग्लोरीफाई होता है वैदिक रिलीजन। और यहाँ पर जितनी भी स्तूप्स बनाई जाती हैं अशोका के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय करा जाता है। और कई बुक्स में हमें देखने को मिला है कि पुष्यमित्रा शुंगा ने बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने मॉन्क थे उनको एरियाज भी गिफ्ट करे हैं। तो यहाँ पर कई बुक्स में इनको डिस्ट्रॉय ऑफ स्तूपास कहा गया है। कई बुक्स में इनको कंसिडर करा गया है कि ये एक रिलीजियस टॉलरेंस पर्सन थे। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए ये हम समझ लेते हैं कि मॉर्यन में इकोनॉमिकल बेसिकली सोर्स क्या हुआ करते थे, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने वाटर रिजर्वर बिल्ड किए, डैम्स बिल्ड करे और ट्रेड रेगुलेटेड बेसिस पर चलता रहता था। पंच मार्क कॉइन्स का यूज़ करते थे। कॉपर एंड सिल्वर, मोस्टली हमें सिल्वर के कॉइन्स मिले हैं। फॉरेन ट्रेड थ्रू लैंड एंड सी। टैक्सेस कलेक्टेड इन कैश और इन काइंड, और लेबर जो थी उनको प्रॉपर पेमेंट दी जाती थी। अब टैक्स अजम्पशन, मतलब यहाँ पर टैक्स के लिए किसको छूट थी? ब्राह्मण्स को, चिल्ड्रन को और हैंडीकैप्ड को। और चीफ सोर्स क्या था रेवेन्यू का? लैंड टैक्सेस लिया जाता था 1/4। कई एरियाज़ में जहाँ पर फर्टिलिटी रेट लो होता था तो वहाँ पर 1/4 टैक्स लिया जाता था। और कई एरियाज़ में
1/6 टैक्स लिया जाता था। तो ये डिपेंड करता था कि कहाँ पर फर्टिलिटी रेट लो है, कहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद टैक्स ऑन ट्रेड, हालांकि मैं यहाँ पर उल्टा बोल गया, तो बट यहाँ ध्यान रखना कि जहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम होगा तो वहाँ बेसिकली कम टैक्स लिया जाएगा, बस इतना याद रखना। उसके बाद देखिए 7 कास्ट हमें देखने को मिलती थी मॉडर्न सोसाइटी में। फिलोसफर्स थे, फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, हर्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, मैजिस्ट्रेट्स थे एंड सोल्जर्स थे। स्लेवरी यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलती थी। पोलीगैमी भी मोस्टली जो रॉयल क्लास थी उनको ही अलाउड था, मतलब जो मल्टीपल मैरिजेस का कंसेप्ट है वो जो हायर सोसाइटी के लोग होते थे उनको ही अलाउड था। और स्लेवरी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो वुमेन्स की बेसिकली एक स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो हाई सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड विडोज़ एंड वन सिस्टम हमें देखने को मिलता था जो प्रॉपर वैदिक एज के समय में हुआ करता था, मतलब 1000 BC के आसपास हम देखते हैं ना, जो कास्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता था वो प्रॉपर वैसा ही था। एंड मेजर ऑफिशियल्स, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे अमात्यास किसको कहा जाता था, हाईएस्ट सिविल मिलिट्री सर्वेंट को। समाहर्ता किसको कहा जाता था, चीफ कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। समनिधाता किसको कहा जाता था, ट्रेजर को। धंधापाला किसको कहा जाता था, कमांडेंट को। राष्ट्रपाला किसको कहा जाता था, प्रोविंशियल गवर्नर को। एंड प्रादेशिका किसको कहा जाता था, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नगारिका ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिटी। एंड सीता द्याक्षा सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेट फार्म। एंड द्योता दक्षा कंट्रोलर ऑफ गैम्बलिंग, जो जुआ वगैरह उस समय खेला जाता था इसको कंट्रोल करने के लिए अपॉइंटमेंट कर रखी थी। एंड राजुकास ऑफिसर मेजरिंग लैंड एंड फिक्सिंग देयर बाउंड्रीज। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली मॉडर्न अंपायर से रिलेटेड जो हमने 3 सेशन कवर किए हैं, इन सेशन को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे तो वो आपके बहुत ही ईजिली लग पाएंगे। अब घटना चक्कर में भी हम मॉडर्न अंपायर से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। और अगर इन केस आपका इस सेशन में कोई डाउट है या प्रीवियस सेशन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।